नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। इंडिया गठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक हुई। दम भरा गया कि इस बार एनडीए को हराकर ही दम लिया जाएगा। वैसे भारतीय राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है जब कई राजनीतिक दल एक साथ आए और मजबूत गठबंधन तैयार किया, तब दिल्ली का सिंहासन डोल गया। लेकिन सवाल यही, क्या 2024 में भी ऐसा होने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहे एनडीए के किले को ढहा पाएगा? एक गठबंधन गठबंधन ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। विपक्ष जब मजबूती से मिला तब दिल्ली का सिंहासन हिला। बदलेगा सियासी हवा का रुख, इंडिया को मिलेगा सत्ता सुख। जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। जो 1977 और 1989 में हुआ, क्या वो 2024 में भी होगा? दो 2024 में विपक्षी इंडिया इतिहास दोहराएगा या बनेगा? पहले पटना, फिर बेंगलुरु और अब मुंबई। विपक्षी इंडिया गठबंधन 2024 की तैयारी में मजबूती से जुटा है। विपक्ष का कुनबा अब 28 दलों का हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जिन इरादों के साथ 28 दल एकजुट हुए हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन 2024 में इतिहास दोहराएगा या फिर इतिहास बन जाएगा? केंद्र की सत्ता को हिलाने के लिए विपक्ष का गठबंधन पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार। लेकिन कई ऐसे मौके जरूर आए जब गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ तो दिल्ली का सिंहासन डोल गया। साल 1977 और 1989 इतिहास में दर्ज है जब विपक्षी गठबंधन ने इतिहास रचा। इसमें कोई शक नहीं कि 1977 और 1989 ही नहीं बल्कि 2004 में भी अपोजिशन जब एकजुट हुआ तो उस वक्त की सरकारें रिपीट नहीं कर पाई और अपोजिशन की सरकार बनी। माहौल ही कुछ इस तरीके का था। 77 का साल इमरजेंसी के बाद का था। 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार के तमाम इल्जामों की जो फहरिस्त एक उछाली थी, उसका जनता पर बड़ा असर पड़ा था। 2004 में सोनिया गांधी ने अपोजिशन की पार्टियों को इकट्ठा किया, कैसे भी किसी तरीके से, और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई। इंडिया गठबंधन के जरिए विपक्ष एक बार फिर एकजुट दिखाई दे रहा है। मकसद शुरुआत से साफ है, केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ना और सत्ता के शिखर तक पहुंचना। लेकिन क्या 2024 में विपक्षी गठबंधन के लिए राह इतनी ही आसान रहने वाली है जितना विपक्षी नेता सोच समझ रहे हैं? क्योंकि सामने एनडीए है जिसके साथ छोटे बड़े कुल 38 दल हैं और केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस बार भी अपोजिशन इकट्ठा हुआ है। उनका लक्ष्य यही है कि सत्ता परिवर्तन किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंग्रेडिएंट्स उस वक्त थे इस कैंपेन के,
उसका इस बार अभाव है। नरेंद्र मोदी के चेहरा अभी भी बड़ा और भारी है, जबकि जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें अभी पीएम पद का कौन दावेदार होगा। सीट शेयरिंग का बड़ा गंभीर मसला है। यूपी जैसे स्टेट में बहुत ज्यादा से नहीं है। भारतीय राजनीति के इतिहास और उसमें गठबंधन की कामयाबी ज्यादा सफल नहीं रही है, लेकिन मजबूत गठबंधन ने इतना एहसास जरूर कराया कि केंद्र में सत्ता को हिलाने का मजबूत गठबंधन दमखम तो जरूर रखता है। इसलिए भारतीय राजनीति के इतिहास के पन्ने उलटने होंगे। गैर कांग्रेसवाद विरोध की शुरुआत। साल 1977 में गैर कांग्रेस विरोध का उदय हुआ। वैसे भारत में विपक्षी दलों की स्थानीय और राज्य स्तर पर मौजूदगी थी, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टकराने के लिए मजबूत नहीं थे। पंजाब और तमिलनाडु में अकाली दल और डीएमके जैसी पार्टियां सत्ता में आईं और तब 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। साल 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, जिसे जनवरी 1977 में हटा लिया गया और नए चुनावों की घोषणा की गई। तब जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष ने भ्रष्टाचार, गरीबी और सरकार के खिलाफ ऐसे सामान्य मुद्दों के खिलाफ विशेष रैलियां की। ये तब तक की भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक साल था, जिसने भारत को पहली गठबंधन सरकार दी जो गैर कांग्रेसी दलों द्वारा गठित थी। इंदिरा गांधी का जो तानाशाही रवैया था उसके खिलाफ लोग एकजुट हुए थे। इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया था। स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश न केवल राजनेताओं में बल्कि जनता में भी था, और इसी की परिणति हुई कि इंदिरा गांधी को सत्ता से किनारे होना पड़ा और जनता पार्टी को सत्ता मिली। तो परिस्थितियां थी जिसमें इंदिरा गांधी देश को डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाही शासन के तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी, और हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी जिस तरह से इन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया था तो सत्ता परिवर्तन का कारण बना। मार्च 1977 से जून 1979 तक की इस कार्यकाल के दौरान मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। साल 1977 में जिन दलों का गठबंधन हुआ था उनमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी शामिल थे। चुनाव से पहले 13 दलों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया था। हालांकि इस गठबंधन में 2 साल में ही दरार पड़ने लगी। दरअसल चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिसे देखते हुए मोरारजी देसाई ने साल 1979 में पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 89 में भ्रष्टाचार को लेकर के कि जिस तरह से बोफोर्स की खरीदी की गई और उसमें जिस तरह से पैसे लिए गए, रिश्वत लिए गए, ये जनता को कनेक्ट किया कि देश का गाढ़ी कमाई का पैसा जो देश अपने विकास में लगाती है वो पैसा विदेशी कंपनियों को चली जाती है और रिश्वत किसी और के पास चली जाती है। इस बात को लेकर के घेरा गया और जनता कनेक्ट हुई, और भ्रष्टाचार के नाम पर 89 में और तानाशाही के नाम पर 77 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, जो देश उसका साक्षी बना, गवाह बना। देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो इस पद पर 6 महीने भी नहीं रह सके। साल 1980 में जनता पार्टी की सरकार भी गिर गई और इसी साल लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव से पहले जनता पार्टी ने जगजीवन राम को पीएम उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस चुनाव में जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीट ही मिल पाई। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर 350 सीटें अपने नाम कर ली थी। साल 1977 के अलावा 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हराने के लिए राजनीतिक दल एकजुट हुए थे। तब राजनीतिक दलों का एकजुट होना सफल रहा था। 1989 चुनाव में वीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नया गठबंधन तैयार किया। इस गठबंधन में वीपी सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बाहरी समर्थन से तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके और असम गण परिषद जैसी छोटी पार्टियों को नेशनल फ्रंट नाम के गठबंधन में एकजुट किया। इसमें वीपी सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। भले ही राजीव गांधी ने पिछला चुनाव भारी बहुमत से जीता था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें उन घोटालों से लड़ने की कोशिश करते देखा गया जिन्होंने उनके प्रशासन को नुकसान पहुंचाया था।
बोफोर्स घोटाला, पंजाब में बढ़ता उग्रवाद, लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच गृह युद्ध ऐसी कुछ समस्याएं थी जो राजीव सरकार के सामने थीं। राजीव गांधी के सबसे बड़े आलोचक विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह थे, जिन्होंने सरकार में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। लेकिन वीपी सिंह को जल्दी ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया और फिर उन्होंने कांग्रेस और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह ने अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान के साथ जनमोर्चा का गठन किया और इलाहाबाद से लोकसभा में दोबारा एंट्री की। गठबंधन मजबूत था, इसलिए 1989 के आम चुनाव में गठबंधन को सफलता मिली, जिसके बाद वीपी सिंह दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। जैसे 77 के अंदर जो दल एक हो गए थे जनता पार्टी के नाम पर, सारे दल मिलकर के और जनता पार्टी में समाहित हो गए थे, उसमें जनसंघ और आरएसएस का जो संबंध था वो संबंध टूट नहीं रहा था और उससे वो जो एक अलग से वफादारी का सिलसिला बन रहा था कि जनसंघ से आए हुए लोग अपनी वफादारियाँ आरएसएस के साथ में रख रहे थे। ऐसे ही 1989 में भी जब जनमोर्चे की गवर्नमेंट बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और वैसे ही मतभेद हुए, तो उस वक्त के जो बीजेपी और जनता दल का जो मतभेद था उससे बिल्कुल लगभग ऐसा ही हुआ कि वीपी सिंह को हटना पड़ा और उस सिलसिला खत्म हुआ। भारत के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ जब मजबूत गठबंधन ने दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया, और ऐसा कम से कम 10 बार हुआ जबकि गठबंधन की सरकारें केंद्र में बनी है। सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं ऐसा कब कब हुआ केंद्र की राजनीति में। पहली बार गठबंधन की सरकार बनी जनता पार्टी की, साल 1977 से लेकर 1979 के बीच में रही और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। गैर कांग्रेस की सरकार पहली बार केंद्र में आई थी। इसके बाद जनता पार्टी सेक्युलर की सरकार बनी 1979 से लेकर 1980 के बीच में और प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, जबकि राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार 1989 से लेकर 1990 के बीच में रही और तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। और इसी तरह जनता दल सोशलिस्ट की गठबंधन सरकार आई 1990 से लेकर 1991 तक की सरकार रही है और प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर। इसके बाद संयुक्त मोर्चा गठबंधन की सरकार पहले 1996 से लेकर 1997 के बीच रही और प्रधानमंत्री रहे एचडी देवेगौड़ा, जबकि दूसरी बार 1997 से लेकर 1998 के बीच जब यह सरकार रही तो इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब भाजपा नीत गठबंधन की सरकारों की बात। भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनी पहली बार 1998 से लेकर 1999 के लिए, प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद एनडीए की फिर सरकार आई 1999 से लेकर 2004 के बीच में सरकार रही। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद एनडीए के खिलाफ खड़ा हुआ यूपीए, कांग्रेस नीत गठबंधन था। इस गठबंधन ने अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए को हराया। पहली बार सत्ता में आए 2004 से लेकर 2009 के बीच और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसके बाद 2009 का जब चुनाव हुआ, 2009 से लेकर 2014 तक फिर से ये सरकार आई। यूपीए और ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आया और एक बार फिर से कमान आई देश के हाथ में। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने दूसरी बार। 1 सितंबर को मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक और उसके बाद बयानों से तस्वीर साफ हो गई है कि 2024 का चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है। अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 258 सीटों पर जीत दर्ज की और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि यह सरकार भी 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी।
दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम पद संभालने के 13 महीने बाद ही जयललिता की अन्ना द्रमुक ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद साल 1999 में आम चुनाव हुए, जिसमें एनडीए के साथ 24 पार्टियां शामिल थी और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी। इस बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद की शपथ ग्रहण की। यह भारत की पहली गठबंधन सरकार थी जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अटल जी के समय भी फील गुड की बात कर रहे थे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जनता को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हम अगर जो गठबंधन बनी है यूपीए गठबंधन, हम उसके पक्ष में खड़े होंगे तो शायद वो बेहतर होगा। तो जनता सत्ता को, लोकतंत्र का यही तो तकाजा है कि लोकतंत्र में चीज़ों को जनता तय करती है, और जनता ने वाजपेयी जी के उस कालखंड के बाद भी वह महसूस की कि नहीं, हम सत्ता का परिवर्तन करें, तो परिवर्तन हुआ। दूसरी तरफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले बना, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। 2004 के आम चुनाव में यूपीए ने 222 सीटें अपने नाम की थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने भी यूपीए को बाहर से समर्थन दिया था। हालांकि साल 2008 में लेफ्ट पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने ही इस सरकार को गिरने से बचाया था। इसके बाद साल 2009 में एनडीए बनाम यूपीए का चुनाव हुआ और 2 गठबंधन पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आई। उस वक्त तक देश की करीब करीब सभी पार्टियां 2 खेमों में बट चुकी थी। उस चुनाव में भी यूपीए की जीत हुई। यूपीए की दोनों सरकारों में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। अब इंडिया गठबंधन के सामने भी चुनौती है कि 2024 में कुछ चमत्कार करके दिखाएं, क्योंकि इस गठबंधन में 28 दल साथ आए हैं। 3 बैठकें हो चुकी, लेकिन 2024 में इंडिया गठबंधन कितना कुछ हासिल करता है, क्या कुछ खोता है, क्योंकि इस गठबंधन का मुकाबला सत्ताधारी पार्टी से है, जिसका चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक गठबंधन गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। जाहिर है 2024 का चुनावी रण इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि इंडिया गठबंधन दिल्ली का सिंहासन हिलाकर इतिहास दोहराती है या यह गठबंधन खुद इतिहास बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।